नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। दुनिया भर में पिछले हफ्ते क्या-क्या बड़ी घटनाएँ हुईं, हर हफ्ते हम उन्हें लेकर बैठते हैं और अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं कि उनका क्या मतलब है। दुनिया में क्या मतलब है और भारत के लिए उनका क्या मतलब है। तो आज एक बार फिर से हमारे साथ चर्चा के लिए तैयार हैं मशहूर स्ट्रैटेजिस्ट कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी। कमांडर साहब, आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार राकेश जी, और आपके साथ साथ सभी दर्शकों का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। अ, कमांडर साहब, डोनाल्ड ट्रंप को तो बड़ी उम्मीद थी कि वो गाजा में लड़ाई रुकवा देंगे, बड़ी मेहनत भी की उन्होंने। हमास भी मान गया था कि चलो ठीक है, हम जो होस्टेजेस हैं हम उनको वापस कर देंगे। लेकिन इजराइल ने ये जो फिर से हमला कर दिया, उसके क्या मायने हैं? राकेश जी, ट्रंप ने, जैसा हमने पिछली बार भी एक बार ये बात कही थी, ट्रंप अर्जुन जैसे मछली की आंख देख रहे थे। ट्रंप को सिर्फ एक नोबेल प्राइज दिख रहा है, और इस गाजा के युद्ध को रोकने का काम तो उन्होंने डेफिनेटली किया है। इसके लिए तो उनको नोबेल प्राइज दे ही देना चाहिए। अब हम आते हैं इसराइल के ऊपर। देखिए, इसराइल के सिंपल सी चीज है। इसराइल जानता है कि हमास को जब तक वो है ना सेटल नहीं होने देगा और अनसेटल्ड रखेगा, असमंजस में रखेगा, तब तक उसका फायदा है और हमास के ऊपर दबाव पड़ता रहेगा। और इसराइल हमेशा से जानता है कि हमास जो है दो मुखा सांप है। यहां पे कहेगा हाँ, लेकिन वहां पे जाके मुकर जाएगा। ये सुनिश्चित करने के लिए इसराइल ने एक छोटा सा हमला किया है, बताने के लिए देखिए हम अभी भी हैं, हमको आप ना हल्के में मत लीजिए, हम तो ये कर रहे हैं और हमारे अंदर ये क्षमता है और हम किसी की बात नहीं मानते, हम सिर्फ अपनी बात मानते हैं। आपको याद होगा वो एक फिल्म आई थी राउडी राठौर, कि जो मैं हम्म, कहता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं कहता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। इसराइल ने कभी नहीं कहा कि मैं हमला नहीं करूंगा, तो उसने कर दिया। अब हम आते हैं, इसमें जो मेजर कंपोनेंट्स हैं जो हिल रहे हैं और घड़ी घड़ी हिलते रहते हैं, वो सेटल नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ा कंपोनेंट है हमास। हमास देखिए एक सिंपल सा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। उसके चार्टर में टेररिज्म लिखा है, उसका मकसद है इसराइल को खत्म करना, तो टेररिस्ट तो है। हमास को सबसे ज्यादा श्रेय कौन देता है? ईरान। ईरान की हालत अभी जरा खस्ता है, लेकिन ईरान ने अभी तक ये नहीं कहा है कि मैंने सरेंडर कर दिया, तो कभी भी उठ के खड़ा हो सकता है। और ईरान जो है एक सिविलाइजेशनल पावर है, तो उसको जितना भी दबाओगे वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। दूसरा सपोर्टर है कतर। इसीलिए कतर के ऊपर इसराइल ने अटैक किया था, क्योंकि वही हमास की लीडरशिप उसी कतर में आलीशान घरों में रहती है और बिल्कुल सुरक्षित रहती है। तो कतर ऐसा देश है जो भाई लड़ने के लिए वो है ना घुड़सवारों के साथ है, और भागने के लिए वो खरगोश के भी साथ है, कि दोनों तरफ की लड़ाई कतर लड़ता है और दोनों के बीच में एंजॉय करता है। तो एक तरह से कतर को ये मैसेज मिल गया कि आप इतने ज्यादा सुरक्षित नहीं हैं। ये अलग बात है कि नेतन्याहू ने स्टेट्समैन स्पिरिट बताई, या मैं ना वक्त आने पे गधा भी बाप बन जाता है, तो वो दिखाया और उन्होंने एक छोटा सा सॉरी बोल दिया। आपने वो फोन के वो दृश्य तो आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गोद में टेलीफोन रखा था और नेतन्याहू को फोन थमाया कि बेटा बोल दे सॉरी, नहीं बोलेगा तो अभी डंडा चलने वाला है। तो बेटा ने बोल दिया, लेकिन बेटा तो वापस जाके उसने कहा, देखा कि ये डील जो है पूरी की पूरी उसके पक्ष में है। डील में क्या है? डील में यह है कि हमास पहले हथियार डालेगा, हमास पहले हॉस्टेजेस छोड़ेगा, हमास पहले छोड़ना भी शुरू कर देगा गाजा से और उसको फ्री पैसेज मिलेगा। फिर धीरे धीरे इसराइल विड्रॉ करेगा, लेकिन विड्रॉ करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा
कि वहां पे हमास के कोई टेररिस्ट बचे नहीं हैं, और उसने साफ कह दिया है कि अगर कोई टेररिस्ट मुझे मिलेगा या हमास का कोई मिलेगा तो उसको तो मैं खत्म करूंगा ही। दूसरी अहम बात क्या है इसमें, गाजा का रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, जो अभी गाजा है वैसे ही ध्वस्त हो रखा है, वो पूरा का पूरा ध्वस्त होगा। ध्वस्त होगा जो है ना, सैकड़ों किलोमीटर लंबी टनल हमास ने बना रखी हैं, एक तरह से पूरा का पूरा है ना देश टनल्स के अंदर उसने बना रखा है। एयर कंडीशनिंग है, लिफ्ट है, गाड़ियां जा सकती हैं, मिसाइल रखे हुए हैं, हथियार हैं, गोला बारूद है इन टनल्स में। आपने ये टनल्स को खत्म कर दिया। तो जो हमास की सबसे बड़ी ताकत थी, उसका अंडरग्राउंड सिटी, वो तो आपने खत्म कर दी। तो आपने हमास के मिलिट्री को खत्म किया, हमास के पॉलिटिकल बेस को खत्म किया, और आप हमास की लीडरशिप को बोल रहे हैं अब आप जाइए भैया जयराम जी की, चलिए यहां से। तो इजराइल तो गदगद। अरब देशों को बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, अरब देश दो चीजें अच्छी तरह जानते हैं। नंबर एक, तेल हमेशा नहीं रहेगा, 10 साल 15 साल, ज्यादा खींच के 20 साल, उसके बाद तो तेल गया। इसीलिए देखिए, सऊदी अरब नयोम नाम की एक अल्ट्रा मॉडर्न सिटी बना रहा है। यूएई आईमेक की तरफ बहुत ध्यान दे रहा है, सऊदी अरब आईमेक की तरफ ध्यान देता है। उसको ये ट्रेड कॉरिडोर चाहिए। ट्रेड कॉरिडोर बना कौन रहा है? भारत बनाएगा। किसका फायदा है? यूरोप का, क्योंकि यूरोप को भारत से है ना जो सामान चाहिए है वो आसानी से मिलेंगे। जो तेल और गैस चाहिए सऊदी अरब और कतर से, वो आसान से मिलेगी और आपके पास, और इनको फ्री में ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट मिल जाएगा। तो सऊदी अरब, कतर, यूएई सब बहुत इंटरेस्टेड हैं कि आईमेक बन जाए। वहां पे इटली बहुत इंटरेस्टेड है, यूरोप बहुत इंटरेस्टेड है कि आईमेक बन जाए। तो वो भी खुश। खुश कौन नहीं है? एक्चुअली कहने के लिए पाकिस्तान कहता है कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन अंदर अंदर वो खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि देखिए, गाजा को अगर डीमिलिटराइज किया जाएगा और उसमें एक पीस की फोर्स रखी जाएगी जो उनका ये है, तो वो कौन है? इंडोनेशिया ने कहा है मैं 20,000 आदमी दूंगा, बशर्त यह है कि आप इसराइल को रिकॉग्नाइज करें। क्योंकि मैं पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करता हूं, मैं इसराइल को भी करता हूं, इसराइल को भी हक है जीने का, इसराइल को भी रिकॉग्नाइज करें आप। तो 20,000 तो आपको यहां से मिलेंगे। अगर रिकॉग्निशन नहीं होती है इसराइल की, और वो जल्दी से नहीं होगी, तो क्या होगा? पाकिस्तान को 25,000 आदमी देने पड़ेंगे। मतलब मोटा मोटी 2 डिवीजन पाकिस्तान के पास है। आदमी तो है, लेकिन एक डिवीजन तो उसने वैसे ही सऊदी अरब में कमिट कर रखी है अपने पैट के साथ। एक डिवीजन पहले से ही सऊदी अरब में बैठी है। अब 2 डिवीजन और, तो मतलब यह है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जितनी आर्मी की प्रेजेंस है उसको कम करनी पड़ेगी। अगर कम कर दिया, वैसे ही पिट रहा है और पिटेगा, और जल्दी बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और जल्दी केपीके इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और उसकी रिक्वायरमेंट ये मत भूलिए, ऊपर पीओजेके में भी आ रही है। तो पाकिस्तान एक देश है जो खुश नहीं है। इसीलिए देखिए, इशक दर ने जैसे ही वहां पे मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ ने ट्रंप के साथ खड़े होकर बोला हम इस शांति समझौते को का समर्थन करते हैं, इशक दर ने कह दिया नहीं 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 नहीं, थाम 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 थाम, ये वो मसौदा नहीं है जो हमने एग्री किया था, लेकिन हम क्या करें, हमें करना पड़ेगा। ये है सिचुएशन वहां पे। अब तो कमांडर साहब, ये मिडिल ईस्ट में जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे ईरान है और दूसरे देश हैं, उनकी क्या तस्वीर रहेगी? ईरान के पास जो उसका पुराना मसौदा था, जो 3H कहलाते थे, हमास, हिजबुल्ला और हूती। हिजबुल्ला खत्म है, हमास खत्म हो रहा है, बचे हैं हूती। हूती को वो कंटिन्यू करेगा, सपोर्ट करने में करता रहेगा,
क्योंकि हूती को भी कोई ध्वस्त तो नहीं कर पाया है अभी तक, हालांकि उसकी लीडरशिप खत्म कर दी है, लेकिन हूती वो बला है जिसके पास छोटे छोटे ड्रोन हैं जिनको वो सऊदी अरब के खिलाफ मार सकता है। लेकिन मुझे लगता है ईरान अभी थोड़ी देर तक, जब तक आर्थिक स्थिति उसकी जरा बेहतर नहीं होती, काफी थोड़ी हद तक शांत रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं करेगा। ये मेरा ये है। आते हैं इजिप्ट। इजिप्ट भी बाय एंड लार्ज मार्जिनलाइज्ड है, कोई खास उसका रोल नहीं है, हालांकि एक तरह से ब्रिज कंट्री है एशिया और अफ्रीका के बीच में। स्वेज कैनाल उसका है, और स्वेज कैनाल का जब हमने पिछली बार भी बात की थी कि वो एक और कैनाल बना रहे हैं जो है ना हाइफा और इलियट को कनेक्ट करेगी, तो ताकि स्वेज कैनाल का जो दबदबा है वो थोड़ा कम हो जाए। और इसमें हिंदुस्तान के लिए बहुत फायदा है। क्यों? क्योंकि देखिए इलियट जो है बंदरगाह वो इसराइल के पास है, हाइफा बंदरगाह इसराइल का है, लेकिन ऑपरेट कौन करता है? अडानी, तो इंडियन है। अब वो हाइफा से ही आपका आईमेक जाएगा, तो आपने आईमेक के लिए दो दो रास्ते बना दिए, एक पानी के जरिए और एक जमीन के जरिए। तो इंडिया का तो इसमें फायदा ही फायदा है। बाकी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं इनमें ज्यादा कोई रोल किसी का नहीं है। सिर्फ इतना दिखाई देता है कि जो ये पैलेस्टीनियन है इनको अगर सेटल करने की बारी आएगी या बात आएगी, किसी ना किसी टाइम पे आ जाएगी, या तो सनाई के दक्षिणी छोर पे कहीं रखे जाएंगे या फिर सीरिया के अंदर, और जॉर्डन इसके साथ सहमत हो जाएगा कि वो सीरिया में चले जाते हैं। तो ये सिचुएशन है बाय एंड लार्ज मिडिल ईस्ट की। कमांडर साहब, अमेरिका 2 मोर्चों पे लगा हुआ है। एक घरेलू मोर्चा भी है उसका। एक तरफ तो वो कोशिश कर रहा है कि गाजा में लड़ाई रुकवा दे और नोबेल प्राइज मिल जाए ट्रंप को। दूसरा उसका घरेलू मोर्चा है, शटडाउन हो रहा है अमेरिका में। हालांकि ये कोई नई चीज नहीं है अमेरिका के लिए, लेकिन इस बार का शटडाउन उनके लिए क्या लेकर आया? नेगेटिव है या उनके लिए कुछ फायदा है? देखिए राकेश जी, शटडाउन अमेरिका के लिए कोई नई बात नहीं है। पिछला शटडाउन जब हुआ था 7 साल पहले, उस समय भी ट्रंप प्रेसिडेंट थे। उस बार शटडाउन 30 दिन से ज्यादा चला था। इस बार शटडाउन के अभी जुम्मे जुम्मे 1 महीना 3-4 दिन ही हुए हैं। अब देखिए मुझे लगता है ट्रंप तो इस शटडाउन से खुश है। 2 वजह। एक, अमेरिका का जो टोटल डेट है ये उसके जीडीपी के बहुत पार जा चुका है। उसकी टोटल स्पेंडिंग की जो लिमिट है वो भी पार हो गई है, इसीलिए तो बजट पास नहीं हो रहा। तो अमेरिका ने क्या किया था या ट्रंप ने क्या किया था? उसने एलॉन मस्क के साथ डोज बनाया था कि भाई हम गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, मतलब जो हमारे लिए जरूरी नहीं है वो सारी चीजें से हम हट जाएंगे। और यही डोज का काम किया था मस्क ने, और उसने काफी सारी नौकरियां खत्म कर दी थी, कई कई सारे प्रोग्राम बंद कर दिए थे। अब इसके पास, ट्रंप के पास, ये शटडाउन की वजह से क्या हुआ है, सारे के सारे सरकारी नौकर जो हैं वो तो अब घर गए। वर्क फ्रॉम होम नहीं हो रहा है, घर गए। उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं, वो चलती रहेंगी। लेकिन वहां पे भी कई सारे लोग छुट्टी ले लेते हैं कि भाई हम काम नहीं, अगर पैसे नहीं मिलेंगे हम काम क्यों करें। तो जब वापस लेने की बारी आएगी तो ट्रंप हमेशा कह सकता है कि साहब आपकी जरूरत नहीं, आप ना आए। एक। दूसरी बात, ट्रंप ने, देखिए जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ओबामा केयर में जो आप पैसे डाल रहे हैं इसको आप बढ़ाएं, हम इसमें कटौती नहीं एक्सेप्ट करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ओबामा केयर से मेडिकल फैसिलिटीज आप इलीगल माइग्रेंट्स को दे रहे थे। इलीगल माइग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट्स को आप इतने पैसे दे देते हैं कि वो बाहर क्यों जाएं, वो काम क्यों करें, वो सिर्फ घर में बैठ के बच्चे पैदा करते हैं एंड दैट्स इट। काम करने की जरूरत ही नहीं। उनको सरकार पैसे देती है, सरकार खाना देती है, फिर उनको जेब खर्ची के लिए भी पैसे देती है, मेडिकल भी देती है।
तो अब ट्रंप ने इसी मुद्दे को उठा के डेमोक्रेट्स के ऊपर डाल दिया है कि भैया देखिए, आप ये चाहते हैं मेरा इतना पैसा खर्च होगा, अमेरिकन नागरिक आप बताएं क्या हम इलीगल्स को मेडिकल सप्लाई एड दें या ना दें? इसका जवाब तो हमेशा ना दें आएगा। तो इसलिए ट्रंप तो ज्यादा नाखुश नहीं है इस मामले से। फायदा हाँ, ही है एक उनको। और मुद्दा है, बाकी जी। ये एक छोटा सा एक लाइन बता देता हूं। एक और मुद्दा है जो है वो 600 जनरल्स के साथ जो वार्तालाप हुआ है पीट हेग्सेथ का और ट्रंप का, वो थोड़ा सा मैं ना जो मुंह का स्वाद है वो बिगाड़ता है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं जिनका मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करना चाहूंगा। ये है कि अमेरिकन आर्मी का बहुत बढ़िया ट्रेडिशंस हैं, इन ट्रेडिशंस को कुछ हद तक इन्होंने जरा सा है ना उंगली करने की कोशिश की है। मैं शायद इसके साथ पूरी तरह सहमत नहीं हूं। वो उन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति की जो गरिमा है उसको कई तरह से उन्होंने क्षति पहुंचाई है, कई तरह से बिल्कुल ठेस पहुंचाई। मैं बिल्कुल, इसीलिए मैं इसके साथ एक सहमत नहीं हूं। जी, एक अपडेट है पाकिस्तान में, बगल में हमारे जो कंट्री है, हमारा पड़ोसी, यहाँ पीओके जल रहा है। नई खबर आ रही है कि जो सड़क पर लोग उतरे थे, उसमें उन लोगों ने जो माँग रखी थी, उसमें 38 में से 21 माँगें मान ली गई हैं। तो क्या ये माने कि ये अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? इतना आसान है क्या, कमांडर साहब? राकेश जी, पाकिस्तान के बारे में तो हम सब बहुत पहले से जानते हैं कि वो आपके सामने कुछ बोलेगा, पीठ पीछे कुछ और बोलेगा। मानगे तो हैं, जब पहली कुछ महीना पहले, 6 महीना पहले भी एक शटडाउन हुआ था यहाँ पे पीओजेके में, जी। और उस समय भी मांगे मानी गई थी। क्या हुआ? उस समय भी तकरीबन ऐसी ही मांगे थी। उन्होंने कहा था कि आप गेहूं दीजिए, आप हमें बिजली दीजिए। बिजली देखिए, बंद है ना, नदी कहाँ है? पीओजेके में। डैम कहाँ है? पीओजेके में। बिजली पैदा कहाँ होती है? पीओजेके में। खपत कहाँ है सबसे ज्यादा? पंजाब में। और बिजली की कीमत सबसे ज्यादा कौन देता है? पीओजेके। 50 रुपए यूनिट देते थे पीओजेके वाले, पंजाब 5 रुपए। तो जब पिछली बार हुआ था, उन्होंने बहुत हल्ला मचाया, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ चलिए ठीक है, हम आपको भी 5 रुपए में ले आते हैं। लेकिन बाकी मांगों का क्या हुआ? कुछ नहीं। तो पीओजेके में क्या हो रहा है ये तो देखिए बिल्कुल साफ दिखाई देता है, आईना बिल्कुल साफ है। हाँ, वो अलग बात है कि पाकिस्तान ने अपने आईने को साफ नहीं किया है। वो उसको लगता है कि धूल उसके ना, धूल आईने पे लगी है, भूल जाता है धूल तो उसके मुंह पे लगी है, तो मुंह तो धोता नहीं है वो। सवाल तो क्या बस इतना ही है। तो क्या चिंगारी लग गई है, अब उसके भड़कने भर की बात है? चिंगारी तो लड़की जो है भड़क भी रही है, हवा भी चल रही है। देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने देखा था कुछ ही घंटों पहले। उसमें एक सज्जन दुकान लगाए हैं, उसमें पाकिस्तान पुलिस के हेलमेट हैं, यूनिफॉर्म हैं, जूते हैं, यस। बेल्ट है, तमगे हैं, और कह रहा जी ले जाओ जो भी ले जाओ, 10 रुपए का एक पीस, और अगर 5 पीस ले जाते हो 50 रुपए में तो आपको छठा फ्री। नीलामी लग रही है। पाकिस्तान आर्मी की को भी पीट के भगाया गया है, यहां तक कि वहां पे इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं, जर्नलिस्ट को नहीं आने दे रहे हैं, और उनको लगता है कि सबसे है ना बातें जब है ना दफन कर लेंगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सब भूल जाते हैं कि ये सारी चीजें तो निकल के आती ही है, और सच के ऐसी एक गरिमा है, कभी ना कभी किसी ना किसी रास्ते से सच बाहर आता ही है, चाहे भले ही देर से आए। तो पीओजेके में तो कुछ होना नहीं है, अपने आप हमारी गोद में गिरने वाला है। अ, एक और कहानी है पाकिस्तान को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर हमने जीता, हम सबने देखा, लेकिन नैरेटिव पाकिस्तान ने जीत लिया। तो ये जो युद्ध के बाद की नैरेटिव है, जिसमें पाकिस्तान बहुत चालाक है, 1971 का भी युद्ध ऐसे ही गया, 1965 का भी।
तो युद्ध बेशक वो हार जाता है, लेकिन नैरेटिव कैसे जीत जाता है और हम नैरेटिव कैसे हार जाते हैं? कमांडर साहब। राकेश जी, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम युद्ध जीतते हैं लेकिन हम अपनी कहानी नहीं सुना सकते। मुझे लगता है इसमें 2 या 3 वजह है। एक तो ब्यूरोक्रेटिक ये है। हमें देखिए, पाकिस्तान में मैंने कुछ फॉरेन ऑफिसर से बात की थी, कुछ फॉरेन जर्नलिस्ट से बात की थी कुछ महीना पहले, कुछ साल पहले भी। उनका कहना यह है कि साहब देखिए, अगर हमको एक इंटरव्यू चाहिए है किसी से और हम आईएसपीआर को या फिर हम पाकिस्तान आर्मी को हम एक चिट्ठी डालते हैं, तो हमको ये इंटरव्यू फटाफट फैसिलिटेट किया जाता है। पाकिस्तान आर्मी के लोग आते हैं, हमसे बात करते हैं, हमें नक्शे दिखाते हैं, हमें बताते हैं, चाहे भले ही वो झूठ बता रहे हैं, लेकिन हमसे बात करते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया से ये कहें कि हम आपको बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, तो हमारा ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पे मैं ये बताऊंगा, MiG-21 की अभी अभी क्लोजिंग सेरेमनी, एक तरह से रिटायरमेंट सेरेमनी हुई। एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने कहा था कि मैं MiG-21 की ये रिटायरमेंट सेरेमनी को कवर करना चाहता हूं। मैं आपके रिटायर्ड ऑफिसर से बात करना चाहता हूं जिन्होंने MiG-21 फ्लाई किए हैं, और उनसे उनके मैं ये करूंगा, मुझे आप ये परमिशन दे दीजिए। 2 महीना पहले उसने एप्लीकेशन डाली, 2 महीना पहले उसको अप्रूवल नहीं मिला। अब मुझे ये बताइए, जो आपको बनी बनाई कहानी विदेशी पत्रकार बना के आपको बना परोस रहा है, उसमें भी आपने अडंगे डाल दिए, ब्यूरोक्रेटिक ये लगा दिया कि नहीं नहीं, हम ये नहीं अलाउ करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। तो यही तो समस्या है हमारी। अब देखिए, अगर मैं मशवरा देने लायक होता सरकार को, तो मैं ये कहता, आपने एम्बेसडर्स खड़े किए हैं हर देश में, आपने एम्बेसडर को एम्पावर किया है कि बोलने के लिए। पाकिस्तानी एम्बेसडर को देखिए, चीनी एम्बेसडर को देखिए, अमेरिकन एम्बेसडर को देखिए, किसी भी देश के एम्बेसडर को देखिए, कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाए, फटाफट वो इंटरव्यू मिल जाता है। लेकिन भारतीय एम्बेसडर से इंटरव्यू बहुत मुश्किल है। आपने पूरे के पूरे विश्व में मिलिट्री अटैचेस लगा रखे हैं अलग अलग देशों में। उनके पास क्षमता है, तभी तो आपने उनको, है ना, बहुत गहराई से सोच के, समझ के, परख के आपने उनको पोस्टिंग की है बाहर। अब आप बिल्कुल। उसको मुंह खोल के बोलने का ये नहीं देते, परमिशन नहीं देते, तो आपकी वो कहानी कैसे बताएगा? और देखिए नहीं तो क्या राकेश जी, क्या आप जर्नलिस्ट, पाकिस्तान में जिस तरह से सॉरी, आईएसपीआर है, हमारे यहाँ नहीं है इस तरह का? करेक्ट, हमें करना चाहिए। क्या रोकता है हमको? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे एक साथ मिलिट्री मिलिट्री भी थी, फॉरेन अफेयर्स भी थी, एक साथ वो कर रहे थे ब्रीफिंग। बहुत अच्छी बात थी, लेकिन वो कंटिन्यू क्यों नहीं हुई? मैं तो ये कहता हूं कि भाई, हर हफ्ते, हर फ्राइडे को एक टाइम बना लीजिए, शाम के 5 बजे मिलिट्री ब्रीफिंग होगी, फॉर और जॉइंट ब्रीफिंग होगी, मिलिट्री, होम और डिफेंस, मिलिट्री, होम और फॉरेन अफेयर्स। बिठाइए तीनों सचिव को या उनके प्रतिनिधि को, चाहे भले ही घिसी पिटी बातें करें, लेकिन करें, कहानी तो बताएं, लोगों के सामने तो आए, ताकि फिर वो आदत बन जाएगी, और फिर मीडिया हाउसेस भी इंतजार करेंगे, अरे आज फ्राइडे 5 बजे कुछ आएगा, मसाला आएगा, मजा आएगा। अब वो कौतूहल ही नहीं पैदा करते, तो कहां से आपकी कहानियां बिकेंगी? तो कहानियां जो हैं, राकेश जी, आप पत्रकार हैं, आपने इतनी कहानियां है ना लिखी हैं, इतनी कहानियां आपने ब्रेक की हैं, कई कहानियां आपने नहीं भी की होंगी अनेक कारण से। लेकिन वो कहानी जब तक कोई सुनाने वाला नहीं होगा, तो सुनने वाला क्या करेगा? वही सुनेगा जो कोई और सुना रहा है। बिल्कुल सही बात। और नैरेटिव गढ़ना कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कठिन बात है, लेकिन निश्चित रूप से वो रेड टेपिज्म जो है, वो शायद ये रोकता है वर्दी में बैठे हुए उस इंसान को, जिसके ऊपर देश की रक्षा का भार है, और वो सोचता है कि नैरेटिव अपनी ओर से कह देना ठीक नहीं है, अनलेस
सरकार न कहे। तो ये एक बाधा तो है। खैर आज बहुत सारी बातों पर चर्चा की हमने, दुनिया के बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ उठाए जो जिन पर चिंता करना वाजिब है लोगों के लिए, और अ, आपने अंदरूनी बातें भी बताई कि वो बहुत सारे समझौते, बहुत सारी शांति की कोशिशें कितनी वाजिब हैं और कितनी वो सफल हो सकती हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कमांडर साहब। हर बार की तरह आपसे बातचीत बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है। इस बार भी बहुत कुछ मिला इस बातचीत से। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।